पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में इजाफे का कोई इरादा नहीं। एयरपोर्ट्स को मरहलावार आउटसोर्स किया जाएगा। बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशां हैं। मुश्किल फैसलों के जरिए माशी गिरावट का अमल रुक चुका है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर हकीकी मानों में अमल हुआ तो 3.5% की नमू का हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। बजट मईशत की तवील मुद्दती मुश्किल ठीक करने के अमल का आगाज है। मईशत को इस्लाहात की अशद जरूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में ही की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से पैदा किए गए सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। मिसाक मईशत ही अवाम की खुशहाली और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। हुकूमत के सहाफियों और फनकारों की फलाह के लिए अहम इक़दाम। बजट में पहली बार फाइनेंस फंड के लिए 2 अरब, फनकारों और सहाफियों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। इक़दामात पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार के मशकूर हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सूबा सिंध का आइंदा माली साल का 22 खरब 244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस, नए और जारी मंसूबों के लिए 380 अरब रुपए और अमन व अमान के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शोबा तालीम के लिए 34 अरब और सेहत की तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और 17 से 22 ग्रेड तक 30% इजाफे का ऐलान। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बजट तकरीर। आईटी का शोबा है, उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिससे स्टूडेंट को, तालिब इल्मों को, कारोबारी इदारों को बहुत फायदा पहुंचेगा। जिम्मेदार दोस्तों को भी बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है कि मामला जिस कदर गंभीर हैं, इसमें ये बेहतरीन बजट पेश किया गया। मैं इस मुश्किल हालात में इतना अच्छा बजट पेश करने पर मैं वजीर खजाना को और जो है ना इंटायर गवर्नमेंट की जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क भर में अवाम का बजट का खैर मकदम। बजट में अवाम के लिए अहम ऐलान किए गए हैं जिससे आने वाले दिनों में मईशत तरक्की करेगी। महंगाई के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ मिलना खुशाइंद है। कारोबार तरक्की करेगा तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। मुतवाज़न बजट पेश करने पर अवाम और ताजरों की मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। सी पैक मंसूबा पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रूस से दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर इक़दामात करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। जिन्ना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त कर ली गई। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला आशिक खान तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन है। अपने एतराफ़ी बयान में आशिक खान ने 9 मई के पुरतशद्दुद रियासत मुखालिफ वाक़यात को PTI और इसकी लीडरशिप के मज़मूम अज़ाइम का शाखसाना करार दिया। शोहदा के गमज़दा घर वालों का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। और बहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान वाइपर जॉय की शिद्दत में इजाफा। तूफान कराची से 1120 किलोमीटर की दूरी पर 13 से 14 जून की सुबह सिंध और मकरान के साहिली इलाकों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से मना किया गया है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नासिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि जो लोग मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की बातें कर रहे हैं वही इसके जिम्मेदार हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने माशी हालात की संगीनी का इतराक करते हुए सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے مشکل ترین حالات کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں ان شعبوں کو مراعات دی گئی ہیں جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ یہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل بجٹ سے ہٹ کے ہم نے بجٹ بنایا، وہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر۔ گروتھ ہوگی تو آپ کا یہ مزید پہیہ چلے گا۔ پلان بھی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ، وہ خود ذمہ دار ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں، ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم۔ آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں۔ یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ بجٹ میں ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے ٹیکس مراعات کے دائرہ کار کو بڑھا رہے ہیں۔ ایس ایم ای جو ایگرو بیسڈ ہے ان کو کنسیشنل لون کی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک اسکیم بنائی جا رہی اور اس کے لیے ہم نے رقم مختص کی ہے اس بجٹ میں۔ جو نئی جو ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جس کی ٹرن اوور 80 کروڑ تک ہے اس کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے۔ پی ایم کی جو یوتھ بزنس ایگریکلچر لونز ہیں اس کے لیے ہم نے 10 بلین رکھا ہے اس بجٹ پہ۔ ہمارا ایس ایم ای بہت ویک ہے۔ ہمارا جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز ہے اس میں بہت محنت و کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے 250 ملین جو تھریش ہولڈ تھا اس کو 800 ملین یا 80 کروڑ کر دیا 25 کروڑ سے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ترسیلات زر مبادلے کا اہم ذریعہ ہے اور یہ ہماری برآمدات کی 90% کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر کو فروغ دینے کے لیے بجٹ میں متعدد مراعات دی گئی ہیں۔ جتنی ایکسپورٹس ہیں اس کا 90% ہمارے پاکستانی اوورسیز بہن بھائی پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ ریکگنائز کرنے کے لیے بیسیکلی ڈائمنڈ کارڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو وہ ان کو ملے گا جو فی سال میں $50,000 پاکستان میں بینکنگ چینل سے ریمٹ کریں گے اور ان کے لیے ہم نے مثلاً گریٹسٹ پاسپورٹ ہے، نان پروہیبٹڈ بورڈ کا ان کو ایک لائسنس ہے، اسی طرح ایکسیس ٹو کونسلیٹ اسپیشل پریفرینشیل ایکسیس جہاں ملکوں میں ہے آپ کی ایمبیسی کونسلیٹس میں، اور یہاں بھی فاسٹ ٹریک امیگریشن، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بجٹ میں کوشش کی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو مشکلات سے نکالا اور اب بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں معیشت کے تمام شعبوں کی ترقی کے لیے یکساں اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ پر شفاف اور درست طور پر عمل کر لیا تو شرح نمو کا ہدف آسانی سے حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زراعت کے شعبے میں تحقیق کو فروغ دینا ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بڑا چیلنج ہے، ترقیاتی کاموں پر زیادہ خرچ ہوں گے تو ملک میں معیشت کا پہیہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زرعی پیداوار میں اضافہ ضروری ہے۔ ساری دنیا کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ سب سے جلدی جو آپ کو ڈیویڈنڈ یا آپ کو جو فائدہ ملتا ہے دیٹ از فرام دی ایگریکلچر سیکٹر۔ ایگریکلچر کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی از دا بگیسٹ اسکوپ۔ آپ کے نیبرنگ کنٹری میں $1 بلین کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں۔ آئی تھنک وی ہیو اے گریٹ پوٹینشیل۔ 50,000 ٹیوب ویلس کو اگلے سال میں 30 ارب رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جتنی امپورٹڈ سیڈس، یہ ہمارے نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے اس کی ڈبل پر ایکڑ ییلڈ ہے کئی چیزوں میں۔ ازبکستان میں پیچھے ایک آفیشیل وزٹ گیا، ان کے صدر صاحب نے بتایا کہ ان کی ہماری کاٹن کی ان کی ڈبل ییلڈ ہے۔ تو ہمیں اپنے جو سیڈز ہے اس کو ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم پر ایکڑ ییلڈ ڈبل نہیں آپ 50% انکریز کر لیں تو امیجن کہ یو ول بی فوڈ سیکورٹی ایک کنٹری بن جائیں گے آپ۔ ڈرائرز ہے، رائس پلانٹرز ہے، سیڈر ہے، ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے وڈرا کر لی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ایئرپورٹس کو مرحلہ وار آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے اور نہ ہونی چاہیے، اسے ہیوج اماؤنٹ۔ پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں، پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں۔ ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے، ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو۔ نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو
देखा जा रहा है। PIA जो और पाकिस्तान स्टील की आपने बात की, हम काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर इवन हमने परसों भी मीटिंग की है आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स। कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग लिए जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि पैक दूध पर किसी किस्म का टैक्स आयद नहीं किया गया। आटा, घी और दालों पर सब्सिडी के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि वफाक का तरक्याती बजट दुगना किया गया है ताकि मुल्क में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि 200 अरब के नए टैक्स इक़दामात का मकसद मीशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। इससे महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। तफसीली रिपोर्ट आपने जानी। और विफाकी बजट के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैलाब से मुतालिका रिलीफ और बहाली, आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों और जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों से पैदा होने वाले मुसलसल चैलेंजेस के पेश नज़र बजट 2023-24 बनाना एक मुश्किल अमल था। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से पैदा किया गया सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की, जिससे मुल्क 1 साल से ज़्यादा अरसे तक मसाइल का शिकार रहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि बजट 2023-24 मईशत की तवील मुद्दती मुश्किलात को ठीक करने के अमल का आगाज़ है। मखलूत हुकूमत ने उन शोबों को तरजीह दी है जो इक्तिसादी तरक्की तेज़ करने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफ़ील बनाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई के असरात को जहन में रखते हुए हुकूमत ने सरकारी शोबे के मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहों में बिलतरतीब 35 और 17.5% तक इजाफे की सूरत में रिलीफ फराहम किया है और कम अज़ कम उजरत बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मुतवाज़िन बजट जिसमें कोई नया टैक्स ना लगाया जाए मौजूदा रुकावटों के अंदर मुमकिन नहीं था। मैं उन तमाम लोगों की तारीफ़ करता हूँ जो इस मश्क का हिस्सा रहे और बजट बनाने में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो एक मुस्तहकम सियासी माहौल में ही की जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी तरक्की का सियासी इस्तेहकाम से गहरा ताल्लुक है। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही हमारी सियासी जमातों के लिए अपने लोगों की खुशहाली और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। उधर सूबा सिंध के लिए भी आइंदा माली साल का 22 खरब 244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। 410 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। नई और जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 380 अरब रुपए और अमन व अमान के लिए 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस बजट को पेश किया है। उनके पास ख़जाने का इजाफी चार्ज भी है। मज़ीद तफसीलात क्या है मालूम कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा नवाब अली शाह हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब अली शाह, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस हवाले से ज़रा डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि 2.2 अरब रुपए का मुसलसल ये 5वां बजट जो है ये सिंध हुकूमत ने पेश किया है। इसमें 37.7 अरब रुपए का खसारा है और इस बजट के बाद हमारी मुख्तलिफ जमात के MPs की बात हुई और वैसे भी ओवरऑल पूरी स्पीच भी हमने दिखाई भी, नशर भी की। तो एक तो ये बजट टैक्स फ्री है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और सिंध हुकूमत ने क्योंकि सूबे में गुज़िश्ता साल सैलाब की तबाहकारियाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी, तो उस हवाले से भी जो है वो तरक्याती मंसूबे ज़्यादा रखे हैं। हेल्थ एजुकेशन में ओवरऑल आपको चीज़ें बता रहा हूँ। हेल्थ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो इस बजट में जो है वो आइडियल फंड्स जो है वो रखे गए हैं। उसके अलावा सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा कराची के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनके लिए इसमें हेल्थ और एजुकेशन, खासतौर पर लियारी के लिए, लियारी में जो है वो बेहतरीन प्रोजेक्ट का जो है वो इसमें ख्याल रखा गया है। उसके अलावा एनवायरनमेंट के हवाले से महकमा जंगलात की डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा जंगलात लगाने के लिए 2.78 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो लाइव स्टॉक के लिए, लाइव स्टॉक क्योंकि ज़ाहिर सिंध में कई इलाके बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग अथॉरिटी बनाने के लिए 150 मिलियन रुपए रखे गए हैं। लाइव स्टॉक एक्सपो इवेंट मुनक़िद किया जाएगा इस साल, उसके लिए जो है वो 120 मिलियन रुपए रखे गए हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है उनको बेनज़ीर वीमेन एग्रीकल्चर कार्ड के तहत जो है उनकी मदद की जाएगी। उसके अलावा जो है वो 500 मिलियन रुपए रखे गए हैं
ज़राई शोबे से वाबस्ता जो नई खवातीन हैं उनके लिए रखे गए बजट में ओवरऑल वो उनको ख़ास तौर पे शहरी इलाकों की खवातीन के लिए भी जो है वो इस बजट में उनका ख्याल रखा गया है और 705 अरब रुपए जो है वो उनके खवातीन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जाएंगे और उनके लिए जो है वो रखे गए हैं। और सिंध हुकूमत ने कोशिश की है ख़ास तौर पे इस मरतबा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मिलकर ख़ास तौर पे हेल्थ और पॉपुलेशन के प्रोजेक्ट जो है वो उनको फोकस किया जाए, उन पे ध्यान दिया जाए। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट की जो फिक्स स्कीम्स चल रही हैं उनकी जो है उनके मद में तमाम स्कीम्स को जो है वो देखा गया है और जिस जिस स्कीम में ज़रूरत है उसको जो है फोकस किया गया है। उसके अलावा खास तौर पे ज़राअत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो इस बजट में रखे गए हैं। जी बहुत शुक्रिया नवाब अली शाह, आपने डिटेल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, मुश्किल माशी हालात के बावजूद वफाकी हुकूमत की तरफ से एक मुतवाज़न बजट जो पेश किया गया है उस पर ताजिर बरादरी और सिंध के अवाम ने उसे अवामी बजट करार दिया है। वफाकी बजट में सोलर एनर्जी वाली अशिया पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करने, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा और BISP के मुस्तहिक खानदानों के लिए खतीर रकम का इजाफा बजट में शामिल है। मजीद क्या रद्द-ए-अमल है, लोगों का क्या कहना है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शिराज अली डाहरी। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुतवाज़न बजट पेश किया है, जिसमें मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। तरक्याती बजट में इजाफा, बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी मसनूआत पर इम्पोर्ट टैक्स मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और वफाकी बजट में कारोबारी अफराद को सहूलियात देने के लिए कई शोबों में नए टैक्स नहीं लगाए गए, जिसका फायदा बराह रास्त आवाम को होगा। बहुत ही अच्छा बजट, आवाम दोस्त बजट था और अगर उन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, उन्होंने एग्रीकल्चर से शुरू किया तो उसमें मराद देना शुरू की, फिर इंडस्ट्री की बात शुरू की, उसमें मराद देना शुरू की। आवाम दोस्त बजट है और हमें उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो माशी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे, अब उम्मीद करते हैं कि वो उनमें बेहतरी आएगी। तकरीबन तमाम सेक्टर में जो है सब्सिडीज़ दी है और जो टैक्स थे वो कम ख़त्म किए गए। IT के लिए उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें मतलब स्कीमें दी हैं, अवाम इससे जो है फ़ायदा उठाए और बहुत अच्छा बजट, मुतदल बजट था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में कमी की गई है। अच्छा बजट दिया है, जैसे लैपटॉप बच्चों की तालीम के हवाले से इन्होंने किए हैं, या सोलर सिस्टम में इन्होंने रिलीफ दिया है, या दूसरे सेक्टर्स में जिस चीज़ों पे भी रिलीफ दिया है, तो ये बहुत बड़ा काम है इस वक्त। वफाकी बजट में किए गए इक़दाम से मुल्की मईशत में बेहतरी के साथ साथ महंगाई में भी वाज़ेह कमी होगी। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। और मुल्क की कारोबारी बरादरी ताजरों ने बजट 2023-24 को बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए मुतवाज़न करार देते हुए कहा कि महंगाई के बावजूद आवाम के लिए रिलीफ मिलना खुशाइंद है। कारोबार तरक्की करेगा तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। अमाद अवान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने बजट को टैक्स फ्री करार देने के हुकूमती बयानिए का खैर मकदम किया है। बजट 2023-24 में तामीरात के शोबे में रिलीफ दिया गया है, जिसको ताजिर मुस्बत कदम के तौर पर देख रहे हैं। मार्केट में जो हम लोग बैठे हैं रिटेलर, उनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बड़ा गहरा तल्लक है। घर बनेंगे तो लोग हमसे ये चीज़ें लेंगे, ऑफिस होंगे, कॉरपोरेट सेक्टर अगर काम करता है तो ज़ाहिर है हमारा काम भी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ ही जुड़ा हुआ है। जितने भी आम लोग जो घर बनाना चाहते थे, काफ़ी लोगों ने रोके हुए थे पहले। अब जब रेट कम होंगे तो कंस्ट्रक्शन, सिविल इंडस्ट्री जो है इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो टैक्स नहीं लगाया इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आवाम को, मतलब इंडस्ट्रियल लोगों को, तनख्वाहदार तबका है उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है बहुत अरसे के बाद। कारोबारी हजरात का कहना है कि महंगाई के बायस बिजनेस में आने वाला तातुल मौजूदा रिलीफ से किसी हद तक कम हो जाएगा। हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम था कि उन्होंने नए टैक्स नहीं लगाए और अल्लाह करे कि ये दोबारा से इंडस्ट्री हमारी जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बिल्डर्स हैं ये दोबारा रिवाइव हो जाए और बेरोज़गार लोगों को काम मिलेगा और बेहतरी आएगी उसमें। अभी ये टैक्सेस मज़ीद बड़े नहीं हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला हमारा कारोबार में भी तरक्की आएगी। ट्रेडर्स ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए टैक्स में कोई इजाफा न करने का भी खैर मकदम किया है और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस रिलीफ से महंगाई और बेरोजगारी में कमी आएगी। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी बजट के हवाले से पेशावर के शहरियों ने भी अपना भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं ये बेहतरीन बजट है जिसमें न सिर्फ ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है बल्कि नौजवानों, ख़वातीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत मुल्क के नौकरी पेशा तबके को भी बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया गया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। IT का शोबा है उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है जिससे स्टूडेंट को, तालिब इल्मों को, कारोबारी इदारों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इस तरह सोलर प्लेट के ऊपर जो है वो सारा जो टैक्स थे वो खत्म कर दिए गए हैं। अब वो तवानाई का मसला हल होगा। जिम्मेदार दोस्तों को भी बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है। ज़रूरी आलात, बीज बाहर से मंगवाने पर सब टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो मामलात चल रहे थे और मुल्की मामलात जिस कदर गंभीर हैं, इसमें ये बेहतरीन बजट पेश किया गया। मैं इस मुश्किल हालात में इतना अच्छा बजट पेश करने पर मैं वज़ीर ख़जाना को और जो है ना इंटायर गवर्नमेंट की जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन हालात में जबकि मुल्क इतने मुआशी बहरान में है, इतना अच्छा बजट पेश किया, 35% मुलाजमीन को दिया, ज़रूरी शोबे को इतना ज़्यादा जो है रिलीफ दिया है कि 22 खरब कर दिया, 22.5 खरब कर दिया और नौजवानों के लिए कर दे। इंतहाई अच्छा बजट है। इतने मुश्किल तरीन हालात में, मुआशी हालात में जो है बजट पेश किया गया, ये एक अच्छा इक़दाम है। उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि सोलर सिस्टम जो है उस पर जो सब्सिडी दी गई है उससे तवानाई में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। ये जो उन्होंने पैकेज दिया बहुत अच्छा पैकेज मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिया, ये गरीब आवाम तक पहुँचेगा और जब ये पहुँचेगा तो मुल्क में काफ़ी खुशहाली आएगी। जो किसान पैकेज दिया मियां शहबाज शरीफ ने वो किसानों का दिल मोल है। किसानों को बहुत फायदा होगा, ज़राअत अच्छी होगी, जितनी ज़राअत अच्छी होगी पाकिस्तान खुशहाल होगा। वफाकी बजट में मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिला है। शहरियों ने भी बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया है। बजट से मुतालिक अवामी राय क्या है, इस्लामाबाद से मरियम मलिक ने ये रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बजट 2023 और 2024 पेश कर दिया। बजट में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक मुलाजिमीन के लिए 35 जबकि ग्रेड 16 और ऊपर के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। तनख्वाहों में इजाफे पर मुलाजिमीन ने सुख का सांस लिया। कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देकर हमारे दिल जीत लिए। इस गवर्नमेंट ने अच्छा बजट दिया है, हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, काफ़ी खुश आइंद है। मज़ीद तवक्को करते हैं कि अच्छे इक़दाम करेगी ये गवर्नमेंट। इतने मुश्किल हालात में जो बजट पेश किया गया ये बहुत बड़ा माशी टीम का कारनामा है। पहले जितने लोग आए वो यू टर्न मारते रहे, ये होगा वो होगा, डिफाल्टर की वो तारीखें भी देते रहे, डिफाल्टर हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसे। डिफाल्टर से अल्लाह ने बचा दिया है कि ये भी माशी टीम की कारनामा है। बहुत सख्त हालात में अच्छा रिलीफ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्को इनमें करते हैं छोटे मुलाजमीन को और भी अच्छा सा रिलीफ दें। सरकारी मुलाजमीन की इतनी तवक्कुआत नहीं थी कि मौजूदा इस क्राइसिस में गवर्नमेंट इतना बजट अच्छा देगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसहाक डार साहब ने और वफाकी काबीना ने माशाल्लाह 35% दे के सरकारी मुलाजमीन को काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ आम आवाम ने भी बजट को खुशाइंद करार दिया। बजट के लिहाज से देखा जाए तो बजट बड़ा फ्रेंडली आया हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बड़ा अच्छा बजट निकला हुआ है और दूसरी तरफ गरीब आवाम के लिए भी उन्होंने कुछ रियायत की है, जिस तरह सोलर पैनल सस्ते हो गए और बाकी जो लैपटॉप स्कीम्स वगैरह जो उन्होंने बंद कराई थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। अवामी हलकों का कहना है कि इस बजट से महंगाई में मजीद कमी और खुशहाली आएगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुतवाज़न बजट पेश किया गया है, अवामी रद्द-ए-अमल से आगाह करी थी मरियम मलिक, और इससे कबल भी अमाद अवान की रिपोर्ट या फिर हैदराबाद से शराज ज़ाहरी की रिपोर्ट थी। तो हमारे नाज़रीन तक ये खबर पहुंच रही है कि मुतवाज़न बजट आया है और इस बजट में किसी किस्म के नए टैक्सेस नहीं हैं। महंगाई के इस दौर में इतना मुश्किल बजट तैयार किया गया है, इतना मुश्किल काम था। वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस हवाले से सताइश की है उन लोगों की जो इस बजट के बनाने में शामिल हाल रहे, और साथ ही साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जिस तरह से आज अपनी पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। ख़ास तौर पर वो एक बयानिया जो बनाने की कोशिश की जा रही थी नाज़िया कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो वो तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से मज़ीद बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर मौशियात मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, सारे मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। शाबान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया शाबान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बजट पर आने से पहले जिन हालात में ये बजट पेश किया गया है, मैं चाहूंगी जरा उस पर आप रोशनी डालिएगा। हमने देखा कि सैलाब का हमें सामना रहा, अभी भी रिहैबिलिटेशन का मामला है, फिर जो जियो स्ट्रेटेजिक अपहीवल्स हैं, सियासी भूचाल जो हमने देखा, जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, इन तमाम तर बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद ऐसा मतवाजन बजट पेश करना ये कितना मुश्किल काम था और ये कितनी बड़ी कामयाबी है मौजूदा हुकूमत की? ऐसे है जी कि बजट तो मुश्किल था ही हालात की वजह से, और आपको पता ही इसके आपने जो चीजें मेंशन की इसके अलावा फ्लड किया, हमारी जो डॉलर की डिवैल्यूएशन के मसले मसाइल चलते आ रहे हैं। Exactly. तो ये सारी चीजें इस हालात में ये कोई भी बजट, कोई भी हुकूमत होती है, बजट देना कोई आसान काम नहीं था। मैं समझता हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, जो भी इसमें इकदाम है उसमें कोई करेक्टिव मेजर्स हैं, कुछ रेवेन्यू के शॉर्टफॉल्स थे उनको करेक्शन करने की कोशिश की है। तो जो बेस्ट से बेस्ट वो करने की कोशिश की है, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी बहुत ही कोई शायद गुंजाइश निकल आएगी। और शाबान खालिद साहब, वज़ीर ख़ज़ाना ने तो आज अपने जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि वो बजट जो एक्सपेक्टेड था, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे कारोबारी बरादरी एक्सपेक्ट कर रही थी, उसके मुताबिक अगर नहीं भी है तो एक डायरेक्शन दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, बहुत मुश्किल माशी सूरत हाल को संभालने की कोशिश की गई है। इस एलिमेंट को आप मद्देनजर रखते हुए कैसे देखते हैं बजट को, जो कोशिशें की गई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान ने रीपेमेंट्स भी करनी है, हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, फिर IMF की जानिब से भी अभी तक गुम गुम की सूरत हाल है, कोई उस पर कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि वज़ीर आज़म की भी गुफ्तगू हुई और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी निगोशिएट कर रहे हैं। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है वो तो उसमें कोई बजट में कोई ऐसी खातिर खास चीज नजर नहीं है जिसमें वो एड्रेस कर सकेंगे जी कहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल की जो आपने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक्सपोर्ट्स तो गिरी मैन्युफैक्चरिंग से मेरे से 10-11% डाउनफॉल आया, नेगेटिव ग्रोथ आई है। और उसके अलावा जो मामलात हैं, जो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल के मसले मसाइल चलते आ रहे हैं, उसमें भी कोई खातर को इन्होंने जैसे कि नॉन फाइलर्स पे, मैं समझता नॉन फाइलर्स की कैश विड्रॉल पे उन्होंने जो 0.6% उन्होंने रखा है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई इतनी ज्यादा हो सकेगी, क्योंकि बेस जो है ना वो आपकी कम हो गई है, और आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जो आपको डिपेंडेंसी थी ना, वो जब तक रहेगी तो ये इस तरह के मामलात की जो स्ट्रक्चर चेंजेस है ना वो हम हल नहीं कर पाए रेवेन्यू के। मैं समझता हूँ इसको इस साल और इन कठिन मुश्किल वक्तों में ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि अब हमें डिपेंडेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस से हट के डायरेक्ट टैक्सेस पे होना चाहिए, और उस साथ ही हमें जो सबसे जरूरी चीज है टैक्स बेस ब्रॉडन करने की जरूरत है। अब ये सुपर टैक्स लगा देना, ये टैक्स लगा देना, ये टैक्स लगा देना, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस टैक्स का बर्डन कम करने की जरूरत है। और मैं नहीं समझता कि इस बजट में कोई ऐसा कोई सब्सटेंशियल स्टेप लिया गया जिसमें कि नई टैक्स बेस एस्टैब्लिश हो सके। अच्छा शाबान साहब, एक तो ठीक है, अगर हम बहुत डिटेल से सब शोबों की तरफ जाएंगे तो ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं ज़राअत की, सनत की, IT, सरमायाकारी और सहाफ़ी बरादरी के लिए जिन इक़दामात को उठाने का हुकूमत ने आगाज़ किया है, या जो बजट में जिस तरह से उनको रिलीफ दिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? जैसे अब ये फ्रीलांसर पे इन्होंने कोई इकदाम लिए हैं कि जी इतने % होगा तो इनकम टैक्स सवाल जवाब नहीं होगा, ये अच्छी चीजें हैं। मैं समझता हूँ ये पहले भी कर देना चाहिए था। IT सेक्टर को तो बहुत एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, उसको हम टैप शायद नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्क की हालात रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी रही है, और कुछ उसमें उस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी के होते हुए वो कुछ इंटरनेट की जो आउटेजेस रही हैं उसकी वजह से ये, जैसे IT की मैं बात करता हूँ, उसमें कोई खातिर खा हम जो इनकरेजमेंट नहीं पैदा कर सके। बहरहाल अब आप देखते हैं उसमें और कोई एक्सपोर्ट का सेक्टर भी समझ नहीं आ रहा कि और ही जो एक्सपोर्ट की जो इन्हांसमेंट की जाए, और रेमिटेंसेस जो थी वो भी डाउन हुई हुई हैं, उसके लिए भी इन्होंने कुछ इकदाम करने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि शायद फॉरेन रेमिटेंसेस कुछ बढ़ने की कुछ चांसेस है। लेट्स होप कि फॉरेन रेमिटेंस से कुछ बेहतरी आ सके। ठीक है शाबान खालिद साहब, टैक्स फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का जिक्र आपने भी किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो टैक्स नेट में आ जाएं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने भी जिक्र किया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका बर्डन कम, और बर्डन तो ऐसे ही कम हो सकता है कि अगर जो फाइलर्स हैं, जो टैक्स नेट है उसमें इजाफा हो सके, उसके लिए क्या तजवीज़ करेंगे आपके, वो कैसे मुमकिन है?
देखें बात यह है कि ये कह देना कि जी आप कैश विड्रॉल करेंगे बैंक से तो 0.6% आपको चार्ज करेंगे, उसका कोई हल तो नहीं है। वो लोग कैश घर में रख लेंगे, बैंक से निकाल के घर में रखना शुरू कर देंगे। देखिए बेशुमार चीजें हैं जिससे जितनी भी अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस भी डेवलप हो चुकी हैं, इतनी चीजें हैं जिसके थ्रू आप और कुछ नहीं तो मैं कहता हूँ जिसका कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल मीटर से मुराद है कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर बिजली का निजाम आपका चल रहा है कमर्शियल बेसिस पर तो इसका मतलब आप कारोबार कर रहे हैं और आप फाइलर क्यों नहीं है? तो क्या ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि आप अगर कमर्शियल मीटर है आपके पास, क्योंकि कमर्शियल का रेट भी फर्क होते हैं, तो क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है? इसके अलावा बेशुमार चीजें, गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस हैं। अब आप ये तो कह देते हैं कि जी गाड़ी नई जो है वो नया टैक्स पेयर ले सकता है, नया नॉन फाइलर लेगा, मगर उसके साथ जो गाड़ी ले लेते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में जो गाड़ी ले लेते हैं उसकी पेशकश नहीं है। तो ये तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के पास बेशुमार तरीके हैं जिसपे जो नॉन प्रोडक्टिव सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के या उनको टैक्स नेट में लाया जा सकता है। वो पॉलिटिकल विल लेना इस वक्त, और तो एक और कुछ ऐसे हमारे टैक्स हेवन्स क्रिएट किए गए हैं कुछ जो जिनको क्लियरली 100 से 150 बिलियन हमारा एक तखनिया है बिल्स का कि कम से कम 150 बिलियन एक एरिया ऐसा है जहां से टैक्स का लॉस होता है। तो आया कि वो गवर्नमेंट को नजर आया नहीं आया उसको, बल्कि आपने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया बजाय इसके कि आप उसको उस लीकेज को रोकते, आपने उसको एक साल एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब 150 बिलियन का रेवेन्यू आपको और प्लग नहीं किया। अच्छा शाबान साहब, अभी IMF के साथ हमारे जो मामलात हैं वो हतमी तौर पर वाइंड अप नहीं हुए हैं। 30 जून को ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ये जो पीरियड चल रहा है। अगर उस दौरान हमारे मामलात उनके साथ सेटल डाउन हो जाते हैं तो क्या वो किसी भी अंदाज में हमारे ये जो बजट पेश किया गया है इस पर असरअंदाज होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें आपकी फिस्कल कुछ आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है, मगर ये कह देना कि जी आपकी जो ओवरऑल बजट का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको जो उधर से कुछ पेमेंट मिलनी है उसकी शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिल सकता है जो आपने पेमेंट्स करनी है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आपकी। बट लॉन्ग रन में वो आया कि आपको एक बहुत मेजर रिलीफ दे सकते हैं। मैं नहीं समझता कि लॉन्ग रन में इसको रिलीफ कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी को मिल सकता है, और मैं समझता हूँ वो ही एक इंडिकेशन है। एक तो एक इंडिकेशन है कि IMF से डील नहीं हो रही, मगर ये भी एक इंडिकेशन है कि नजर आ रहा है कि IMF के पैसे अगर आ भी जाते हैं तो हमारी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल शायद ना हो सके। सही, और सिर्फ बुनियादी रिक्वायरमेंट के अलावा और बहुत सारे हमारे मामलात हैं जो कि सिर्फ कनेक्शन की वजह से, और प्रोग्राम अगर कंटिन्यू होता है तो उसकी वजह से। बहुत शुक्रिया शाबान खालिद साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी ही सैरहासिल गुफ्तगू की बजट के हवाले से भी। और नाज़िया, यही वो रद्द-ए-अमल है बजट के हवाले से कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ताजिर बरादरी हैं, कारोबारी लोग हैं, वो उससे मुतमईन भी हैं, कुछ अपनी तजावीज़ भी दी हैं और तजावीज़ मानी भी गई हैं। और अभी सेनेट में और कौमी असम्बली में इस पर बहस भी होगी और उसके बाद शिकवार इसकी मंजूरी होगी और बजट को फाइनल होते होते अभी कुछ दिन लगेंगे, टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महसूलात और टैक्सेस की वसूली विफाकी वसाइल के लिए सबसे अहम होती है। आइंदा साल FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 9,200 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा साल सनत के शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। रिपोर्ट तैयार की है राहील अंसार ने। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में बिलावास्ता टैक्सेस का तखमीना 3,339 अरब रुपए लगाया गया है। आमदनी पर टैक्स की वसूली का हदफ 3,713 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि इशराफिया पर आयद किए गए सुपर टैक्स को बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स की तरफ से जो इम्पोर्ट्स हैं ये तमाम, इसमें ½ का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए। तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं
اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5%، جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی جی۔ وزیر خزانہ نے ایوان کو بتایا کہ اقتصادی ترقی کے لیے دیگر شعبوں میں اصلاحات کے ساتھ اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن، کم آمدن والے طبقوں کو ریلیف اور نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جسے ہم نان نیولی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں کو، مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا۔ یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ حکومت نے فیصلے کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی مد میں لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات پر GST کی شرح 12% سے بڑھا کر 15% کر دی گئی ہے۔ پرانی اور استعمال شدہ 18 CC گاڑیوں تک ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور کسٹمز کو کیپ کر دیا گیا تھا۔ اب 1300 CC سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گلاس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد پر 15% سے لے کر 30% ریگولیٹڈ ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے ریسٹورنٹس میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 5% کر دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں سے ترقی کے لیے درکار وسائل کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں۔ زرعی قرضوں کی مد کو 1800 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور ملک بھر کے 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے زرعی شعبے میں سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی معاشی مشکلات کے باوجود 2000 ارب روپے سے زائد کا کسان پیکج دیا، جس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبے میں 1.5% ترقی ہوئی۔ دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 ارب روپے اضافی منتقل ہوئے، جس سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ وفاقی بجٹ میں حکومت نے زرعی شعبے کو مزید مراعات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایگرو انڈسٹری دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت آسان قرضوں کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام انڈسٹریل یونٹس ہوں گے جن کا سالانہ ٹرن اوور 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے۔ پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔ درآمدی یوریا کھاد جو ہے اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 لاکھ ٹن سے زائد پیداوار ہوئی اور کسان کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ حکومت کے مؤثر اقدامات کی وجہ سے ملک میں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔
नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कानून का सामना करना होगा। माजी में यूं फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने इक़्तिदार में होते हुए और बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान अहम शराकतदारी है। सीपैक पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। Through the One Belt, One Road initiative and the China-Pakistan Economic Corridor, Pakistan has developed its energy infrastructure, its communication infrastructure, its ports infrastructure. As a result of the China-Pakistan Economic Corridor, we are optimistic that there will be an increase in economic activity, not only in Pakistan, but also in China, and we can complement each other's economies. बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खुशहाल और महफूज अफगानिस्तान न सिर्फ अफगान अवाम बल्कि हमसाया मुल्कों समेत आलमी बरादरी के मफाद में है। उन्होंने कहा कि इराक़ के साथ माशी और तिजारती शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। नजफ़ अशरफ में जल्द पाकिस्तानी कौंसल खाना कायम किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सिक्योर फीचर से मुज़य्यन पासपोर्ट की सहूलत अवाम की दहलीज पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इस्लामाबाद में ई पासपोर्ट, अंदरूनी मुल्क ऑनलाइन पासपोर्ट की तजदीद का निज़ाम और पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स, ऑनलाइन तजदीद और इस्लामाबाद के लिए ई पासपोर्ट की सहूलियत के इजरा का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने बटन दबाकर किया। इस मौके पर डीजी पासपोर्ट यावर हुसैन और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ई पासपोर्ट की सहूलत में बायोमेट्रिक डाटा, डिजिटल दस्तखत जैसी जदीद तरीन सिक्योरिटी खसूसियात शामिल हैं। ये अहम इकदाम हमारे पासपोर्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाने और शहरियों को सहूलत फराहम करने की जानिब की जाने वाली काविशों का नतीजा है। हर जिला में एक पासपोर्ट ऑफिस की ज़रूरत होती है। एक मुकम्मल पासपोर्ट ऑफिस कायम करने के लिए तकरीबन 30 मिलियन की रकम जो है वो दरकार होती है। इसलिए ये सोचा गया कि एक तरफ मुल्क की मौशी इकॉनमी की सूरत हाल को पेश नज़र रखा जाए और इन अखराजात को मीट करने के लिए एक ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए कि लोगों तक ये सहूलत पहुँचे और कौमी ख़जाने के ऊपर जो है वो कम से कम बोझ पड़े। ये डिजिटल तब्दीली हमारे शहरियों का कीमती वक्त बचाने के साथ साथ इनको बार बार पासपोर्ट दफातर के चक्कर लगाने की जहमत से भी बचाएगी। ई पासपोर्ट के जरिए शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी बिलाशुबा पाकिस्तान की तकनीकी तरक्की और अवामी खिदमात की फराहमी में एक अहम संग मील है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सहूलत है जो हमारे पाकिस्तान के लोगों को मिलेगी कि वो घर बैठे हुए पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई वो कर सकेंगे। इससे पहले ये सहूलत मुल्क से बाहर थी। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन जो अप्लाई कर सकते थे। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक रिज़ॉल्व था। इदारों के दरमियान बाहमी ताउन जो है वो बढ़ने से हम कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं और आवाम तक उनकी दहलीज पे पहुंच सकते हैं। तो ये उसका एक प्रैक्टिकल जो है मुज़ाहरा है। ई पासपोर्ट की सहूलत इससे पहले सरकारी और सफारती पासपोर्ट तक महदूद थी, मगर अब उससे पहले फेज में इस्लामाबाद के शहरियों और बतदरीज इसे मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के इशराक से शुरू की जाने वाली हुकूमत की ई पासपोर्ट की जदीद तरीन सहूलत हुकूमत की किफायतशारी की मिसाल तो है ही, साथ ही साथ ये बैनुल अक़वामी मियार के ऐन मुताबिक भी है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, वफाकी हुकूमत ने मौशी चैलेंजेस के बावजूद अच्छा और आवाम दोस्त बजट पेश किया है, ये कहना है उनका। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्की कर्जों में बेपनाह इजाफा किया जबकि सीपैक को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान में निकलने वाले कोयले से इस्तेफादा नहीं किया जबकि सोलर पैनल पर 17% टैक्स आयद किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल में हमने 4900 मेगावाट नई बिजली पैदा की जबकि थर से 1980 मेगावाट नई सस्ती बिजली पैदा की गई। इस साल थर से मटियारी तक नई ट्रांसमिशन लाइन लाएंगे। हमारी ये पूरी तरगीब है कि पाकिस्तान में ऐसे कारखाने लगें जो सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर पाकिस्तान में बनाए। ये अहम बात है कि वो पाकिस्तान में बने, तो खाम माल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं उसके दरमियान जो फ़र्क है वो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी तरगीब है कि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बीज जो है वो हमने इस बजट में बो दिया है
अल्लाह ताला करे कि इस पे हमारे जो ऑलरेडी मौजूद हैं लोग ये काम करना चाहते हैं, लेकिन वो करेंगे। थर कोल में जैसा मैंने कहा हमने उसकी फर्स्ट फेज़ मुकम्मल कर दी है, जो 2014 में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने जिसकी संगे बुनियाद रखा था। अब इसकी सेकंड फेज़ जो है थर कोल का बिजली बनाने का, उसका आगाज़ होगा। 9 मई के वाक़े को 1 माह पूरा हो गया है। इस दिलखराश वाक़े पर हर शहरी अब भी गमज़दा है। इस हवाले से पेशावर से सुहेल अहमद दानिश की ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के शरपसंदों ने मुल्क भर की तरह खैबर पुख्तनख्वा में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इसी तरह मर्दान में शरपसंदों ने शुहदा की यादगारों और पंजाब रेजिमेंट सेंटर में घुसकर तोड़ फोड़ की और नुकसान पहुँचाया। ताजरों ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की। ये 9 मई पे जो वाक़या हुआ है इसका हम बहुत मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग इधर इकट्ठे हुए थे, ये रोड बंद था, इधर शेलिंग भी हुआ था, इधर हमारा नुकसान भी वैसे भी हुआ है, दुकानें सारे बंद था। और ये लोग जो था, ये जुलूस जो था, इसने ये कर्नल शेर खान मजसमी को भी नुकसान पहुँचाया, वो हमारे शुहदा है, हमें इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। और बाकी ये लोग जो है उन्होंने पंजाब सेंटर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी ये लोगों ने नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि शुहदा के यादगारों और फौजी अमलाक पर हमले की सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसमें मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमें का जो दिन था एक सियातरीन दिन था और कुछ अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग सरकारी अमला को एक नुकसान पहुँचाएंगे, जैसे पंजाब सेंटर में जो तोड़ फोड़ की है और इस तरह कर्नल शेर खान का जो है मुजस्समा है, जो हमारे सासा है, उसकी जो हुकूमती की पुरअमन एहतिजाज हर शहरी का हक है, मगर इस तरह पुरतशद्दुद मुजाहिरे हमने पाकिस्तान के तारीख़ में नहीं देखे थे। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर। दूसरी जानिब कायद के पाकिस्तान में जिन्ना हाउस लाहौर के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। शरपसंद आशिक खान तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन होने के साथ लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ ज़हन साजी की। मज़ीद तफसील बताएंगे एहसन नूर। पाकिस्तान की तारीख में 9 मई के रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद वाक़यात की मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। मुल्क खुदादाद को अपने नापाक सियासी अज़ाइम की बेंच चढ़ाने की नाकाम कोशिश की गई। उन्हीं पुरतशद्दुद वाक़यात में कायद के पाकिस्तान में जिन्ना हाउस पर भी हमला किया गया, जहाँ बानिया पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल तमाम कीमती असासजात को नजर आतिश कर दिया गया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिन्ना हाउस लाहौर पर किए जाने वाले हमले का एक और मरकजी किरदार मंजर आम पर आ गया। शरपसंद आशिक खान लाहौर का रहायशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन है। शरपसंद आशिक खान ने नाम निहाद सियासी जमात के नापाक अजाइम को पूरा करते हुए कौमी तनसीबात को निशाना बनाया और वतनी अजीज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। शरपसंद आशिक खान ने अपने एतराफी बयान में 9 मई के पुरतशद्दुद रियासत मुखालिफ वाक़यात को PTI और उसकी लीडरशिप के मजमूम अजाइम का शाखसाना करार दिया। 9 मई के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमें आजम खान न्याजी ने कॉल की कि फटाफट लिबर्टी चौक पे रैली के साथ पहुंचो। हम वहाँ से निकले, हम लिबर्टी चौक पहुँचे तो वहाँ आजम खान न्याजी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज, इन्होंने हमें उकसाया कि जिन्ना हाउस की तरफ बढ़ो। हम रैली के साथ जिन्ना हाउस की तरफ बढ़े। जिन्ना हाउस की तरफ जब हम बढ़े, अंदर घुसे, अंदर आग और तोड़ फोड़ की। ये मैंने क्यों किया? इमरान खान का बयानिया है कि फौज के खिलाफ वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती रही जमान पार्क में कि फौज के खिलाफ चलना है। 9 मई के वाक़यात पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल इदारे की पेशा वाराना काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। हमले के बावजूद पाक फौज के जवानों ने मुदब्बिराना हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए गैर मामूली सूरत हाल पर बखूबी काबू पाया। वाज़ेह रहे कि 9 मई को मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का ट्रायल आईने पाकिस्तान के तहत आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाकर जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शुहदा के गमज़दा घर वालों ने 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। हवालदार शुएब अली शहीद की गमज़दा अहलिया और शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी की बेटी ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि 9 मई के सानहे का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है।
9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। ये मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है, लेकिन दुख तो होता है, लेकिन फिर भी ये शहादत हर किसी के नसीब में नहीं होती। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शहदा के खून की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से अब हम यहाँ सुकून से रातों को सोते हैं। मैं अपने लीडर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जो भी सियासी और जो भी क्राइसिस है, जो भी आपका सब कुछ है, वो आप अपने तक रखें। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है। यहाँ पे हमारे लोग यहाँ शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी इस मिट्टी को ज़रखेज़ किया अपने खूनों से। तो प्लीज़ अपने सियासी मफाद के लिए इस मुल्क के साथ इतना ऐसा ना करें। ये हम सब का मुल्क है। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने भी जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और सानिया 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तलबा का कहना था कि इस दिन पेश आने वाले वाक़े के पाकिस्तान तो क्या दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। यहाँ पर हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे मुल्क की और हमारी फ़ौज की बका पर जो है वो हाथ डालना चाह रहे हैं और हमें इसकी जो है भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए और बतौर सिविलियन हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क की, अपने आबा की यादगारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमने पूरा जिन्ना हाउस विज़िट किया और हमने देखा कि जहाँ पर जो तारीखी चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो भी लोग इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। And standing here, I see that every single thing they told us has in fact been true. I see all around me the rubble, the ash, the destruction of our national heritage, the destruction of property. I couldn't bring myself to believe that a mosque had been destroyed. I couldn't believe that our own people were capable of doing something like this, because no matter what you do, no matter what you protest, our national heritage is very important to us as it is to every single nation, every single country. Pakistan Zindabad! Pak Fauj Zindabad! Pak Fauj Zindabad! करते चले तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद से भी 46, तालबलदीन, मोहनजोदाड़ो, दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान बाइपरजॉय अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि माही गिरों को खुले समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। बहरे अरब में बनने वाला ये तूफान शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है और तूफान इस वक्त कराची से 910 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर कमांड ऑफिस हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब, बाइपरजॉय डायरेक्शन बदल रहा है, कभी हमें सुनने को मिलता है कि अब ये खतरा टल गया है, पाकिस्तान के साहिली पट्टियाँ, वो मकरान डिवीज़न के साहिली पट्टी हो या फिर कराची के साहिल हों, अब एक दफ़ा फिर ये खबरें आ रही हैं कि माहीगिरों को मना कर दिया गया है गहरे समुद्र में जाने से। क्या पोजीशन है इस वक्त साइक्लोन की? जी बिल्कुल, अभी जैसे शुमाल मशरक़ की तरफ पहले जो शुमाल मगरब की तरफ आ रहा था, अभी इसने कुछ डायरेक्शन चेंज की, वो शुमाल मशरक़ की तरफ है। तो ये जैसे आपने कहा कि 910 किलोमीटर है अभी साउथ में कराची के, तो ये 11 तारीख से माहीगिरों को जो है मना किया गया और जो सिंध जो मकरान कोस्ट है इस पे कोई हैवी स्पेल आ सकते हैं। उसमें जैसे मना किया गया मशीरों को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रफ सिचुएशन इसकी तूफान की होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि ये तूफान जो है रफ कंडीशन इसकी होगी, ये कितना तबाहकुन खुदा न खास्ता हो सकता है, कितना मुतासर कर सकता है, किस किस एरिया को अपनी लपेट में ले सकता है? जी बिल्कुल, अभी तो ये जो वेरी सीवियर साइक्लोन है, इसके कोई
विंड स्पीड होती है कोई 150 किलोमीटर करीब, 160 के करीब। तो इसी लिहाज से लेकिन जब ये लैंड पे फॉल करता है थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन ये हैवी जो रेनफॉल है इन कोस्टल एरियाज में मतवक्को है और काफी विंड की स्पीड भी काफी तेज होगी। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम, आप बात कर रहे थे साइक्लोन के हवाले से। साइक्लोन एक समुद्री तूफ़ान है जिसके हवाले से ख़तरा ये बताया जा रहा है कि ये कराची और मकरान के साहिलों की जानिब रुख इसका एक दफ़ा फिर तब्दील हुआ है। और नासिया, मुसलसल ये चौथा दिन है कि ये साइक्लोन जब से इसकी डेवलपमेंट की खबरें आई हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कभी ख़तरा वापस आ जाता है और कभी ऐसी खबरें आती हैं कि इसकी डायरेक्शन अब चेंज होगी और ये पाकिस्तान को या फिर हमारे साहिली इलाकों की तरफ नहीं आएगा। बिल्कुल जी, और जो एहतियात बताई जा रही है महकमे मौसमियात की जानिब से आप पर लाजिम है कि उस पर अमल दरामद करें और ताकि की जानिब से। बिल्कुल जी, और ताकि कम से कम नुकसान का खुदा न खासा सामना करना पड़े। इसी के साथ ही न्यूज़ शो @ 6 से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।